हे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि आईपीसी क्या है, भारतीय दंड संहिता क्या है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली भाई ये आईपीसी क्या है और ये सीआरपीसी क्या है, काफी डिफरेंस नहीं। तो आज एक थोड़ा सा मैं छोटा सा ओवरव्यू आपको देता हूँ कि आईपीसी सीआरपीसी बेसिक डिफरेंस क्या है, ताकि फिर हम डिस्कस कर सके आगे कि हमारा आईपीसी क्या है, कब बना, क्या इसकी धाराएं हैं और ये क्या महत्व रखता है आज की सिचुएशन में। तो दोस्तों आईपीसी क्या होता है, इस नाम से इसका एक्सप्लेन हो रहा होगा कि आईपीसी मीन्स भारतीय दंड संहिता, ठीक है। इसके अंतर्गत भारत में रह रहे किसी भी नागरिक पर जो भी वो अपराध करता है, तो अपराध की जो परिभाषा होती है मीन्स जो भी अपराध किया गया है, किसी को मारा गया है, सरकारी संपत्ति से छेड़छाड़ किया गया है, किसी का अपहरण किया गया है, किसी के साथ ठगी की गई है, तो ये सारे अपराध की डेफिनेशन हो गई कि अपराध एक्चुअल किया गया है। और इसके अंतर्गत आती है सीआरपीसी। अब जो व्यक्ति अपराध कोई किया है तो उसको क्या सजा मिलेगी, कितना प्रावधान होगा, जुर्माना कितना लगेगा, कितने साल की सजा होगी, किस मजिस्ट्रेट से पेश करना है, क्या क्या आगे फंक्शनैलिटीज होंगी, प्रोसीजर्स होंगे, वो सारे आते क्रिमिनल प्रोसीजर में, दैट इज कॉल्ड सीआरपीसी। तो एक छोटा सा आप अंतर डिफरेंस समझ गए होंगे कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं आगे कि आईपीसी भारतीय दंड संहिता क्या है। अब देखिए नाम से स्पष्ट है भारतीय दंड संहिता, आप ऊपर देख सकते हो लिखा ताज-ए-रात-ए-हिंद। अब ताज-ए-रात-ए-हिंद क्या है, देखिए आपने कभी देखा होगा पुरानी मूवीज में कि जज साहब शांत कराते थे लोगों को बैठे कि ताज-ए-रात-ए-हिंद 302 के तहत फला व्यक्ति को मौत की सजा या हत्या के प्रयास में या हत्या का जुर्म की सजा दी जाती है। तो ताज-ए-रात-ए-हिंद वो और कुछ नहीं था, वो भारतीय दंड संहिता का ही रूप है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं कि आईपीसी कब आई। दोस्तों जब भारत में ब्रिटिशर्स ने राज किया लगभग 250 सालों से अधिक समय तक, तो उन्होंने यहाँ पे राज करते हुए एक चीज को महसूस किया कि भारत में हर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर क्षेत्र से आगे बढ़ने पर यहाँ बहुत सारे नवाबों, राजाओं, छोटे राजाओं, आदिवासियों और तमाम तरह की जनजातियों का एक बहुत सारा राज था। ये अपने छोटे क्षेत्रों पर राज करते थे लोगों पर और अपने नियम, अपने कानून बनाते थे, जिसके तहत वो हर एक जुर्म की, हर एक गुनाह की सजा का प्रावधान करते थे। हो सकता था किसी एक गुनाह की सजा किसी क्षेत्र में अलग हो और उसी गुनाह की सजा किसी अन्य क्षेत्र में अलग हो। अब ब्रिटिश थे कंफ्यूज कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने सोचा कि अगर हमें इस पूरे भारतवर्ष पे राज करना है एक रूप से, तो हमें एक ऐसा कानून चाहिए जो इस पूरे देश को एक धागे में पिरो सके, जिसके थ्रू वो अपने कानून को बंबई हो या कलकत्ता, अवध हो मतलब यूपी हो या तमिलनाडु, सभी के क्षेत्रों पे वो हर एक व्यक्ति पर अपना कानून लागू कर सके। इसी उद्देश्य के तहत सन 1834 में उन्होंने लॉर्ड मैकाले की चेयरमैनशिप में, अध्यक्षता में भारत का पहला विधि आयोग लेकर आए। अब लॉर्ड मैकाले को जिम्मा सौंपा गया ब्रिटिशर्स, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, कि आपको भारत में भारतीय दंड संहिता का निर्माण करना है, जिसमें हर एक अपराध और उसकी धाराओं को बताना है। तो इस पूरे ड्राफ्ट को तैयार किया किसने, लॉर्ड मैकाले ने। ये अक्सर एक क्वेश्चन भी आता है यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, बैंक में, रेलवे में और तमाम तरह के कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में कि भारत का पहला विधि आयोग कौन लेके आया था, या तो यही उसका आंसर है कि भारत का पहला विधि आयोग लॉर्ड मैकाले लेके आए थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये ड्राफ्ट उन्होंने तैयार कर दिया। अब उस ड्राफ्ट को संसद में पास कराया गया 6 अक्टूबर 1860 को, ठीक है दोस्तों। अब जब ये पास हुआ संसद में भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, तब भारत में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे हमारे लॉर्ड कैनिंग, जिन्होंने भारत पे 1856 से 1862 तक राज किया था। यह भारतीय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। अब बात करते हैं कि आईपीसी, अब तो इतना मैं समझ लिया कि आईपीसी क्या है क्या नहीं है। अब बात करते हैं कि आईपीसी में आखिर कितने चैप्टर्स है, कितनी धाराएं हैं, कैसा रूल्स है, कैसा रेगुलेशन है। तो देखिए इन 23 चैप्टर्स में भारत में रह रहे हर एक व्यक्ति पर लागू होने वाले सभी तरह के अपराध आते हैं। गवर्नमेंट्स के प्रति आ सकता है, वो किसी ने आपने धोखा किया वो आ सकता है, आपने किसी को मार दिया वो आ सकता है, चोरी की, डकैती की, लूट की, इन सभी चीजों को इन चैप्टर्स में ही डिवाइड किया गया है एज अ सीरीज वाइज। और उस चैप्टर में डिवाइड करने के बाद की सभी तमाम धाराएं उस चैप्टर में रिगार्डिंग लगाई गई हैं, जिसमें 511 धाराएं और 23 अध्याय में आपकी पूरी आईपीसी कंप्लीट होती है। यानी भारतीय दंड संहिता में टोटल 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। अब बात करते हैं आगे कि आईपीसी आखिर जानना क्यों जरूरी है हर एक आम नागरिक को भी, इर्रेस्पेक्टिव आप वकील हो, जज हो या पुलिस हो। इनके भी अलावा आप
जॉब करते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप हाउसवाइफ हो, आप बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, कुछ ऐसी धाराएं हैं इन 511 धाराओं में से जो हर एक व्यक्ति को जानना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने कानून को जानते हैं, आप अपने राज्य के, देश के, क्षेत्र के कानून को जानते हैं, तो ये आपके लिए भलाई का काम है कि आपको कोई भी व्यक्ति गुमराह या बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि आप अपने बेसिक राइट को, अपने कानून को जानते हैं। तो इसलिए ये कुछ मोटी धाराएं हैं इन 511 धाराओं में से जो हर एक व्यक्ति को जाननी ही चाहिए। आइए डिस्कस करते हैं कौन सी धाराएं हैं। पहली दोस्तों धारा है धारा 308। आपने अक्सर ही सुना होगा, और ये सबसे कठिन धारा होती है धारा 308 की, गैर इरादतन हत्या का प्रयास। जब ऐसा कुछ होता है तो उस व्यक्ति पर पुलिस द्वारा धारा 308 गैर इरादतन हत्या का प्रयास की धारा लगाई जाती है। नेक्स्ट है धारा 302 हत्या के लिए प्रयास या फिर हत्या के लिए दंड। अब हत्या का प्रयास और हत्या में डिफरेंस दोस्तों। अब हत्या के लिए प्रयास हो सकता है कोई हत्या करने आया हो किसी व्यक्ति के, हो सकता है किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को छत से फेंक दिया हो मारने के ही पर्पज से, बट वो व्यक्ति मरा ना हो, उसकी हाथ टूट सकता है, सर फट सकता है, बट मरा ना हो। तो ऐसी दशा में उस फेंकने वाले व्यक्ति पे धारा 308 लगाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं धारा 304 खा, दहेज मृत्यु। आपने बहुत बार सुना होगा, देखा होगा। तो दहेज मृत्यु क्या होती है? जब शादी होती है किसी लड़की की लड़के से और लड़के पक्ष के लोग लड़की पक्ष के लोगों से बहुत सारा कैश मांगते हैं या गाड़ी, मोटर, कार, बंगला मांगते हैं, और लड़की वाले असक्षम होते हैं दे पाने में, या दे भी देते हैं बट उनकी भूख जो होती है मांगने की ज्यादा होती है, और उस भूख को लड़की वाले पक्ष शांत नहीं कर पाते हैं। और ऐसी दशा में कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि लड़के पक्ष के द्वारा लड़की का आहत कर दिया जाता है या उसका मर्डर कर दिया जाता है, या कोई भी सिचुएशन होती है। तो ऐसी दशा में जब लड़की नहीं बचती है, तब उस दशा में पुलिस द्वारा धारा 304 खा उस संबंधित व्यक्ति या परिवार पर दहेज मृत्यु लगाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं धारा 309 आत्महत्या का प्रयास। जब कोई व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश करता है और बच जाता है तो उस पर आत्महत्या का प्रयास लगता है। ठीक है, या किसी को उकसाता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 310 ठगी। अक्सर आपने देखा होगा कोई किसी को ठग गया। ठगना क्या है? जब वास्तविकता से हटकर कोई व्यक्ति किसी को प्रलोभन देता है झूठा और उसको फंसाता है, गुमराह करता है, तो उस पर धारा 310 ठगी लगती है। फिर आते हैं धारा 312 पे, गर्भपात कराना, मतलब कि भ्रूण की हत्या कराना। ये अक्सर देखा होगा गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो बहुत सारे रेगुलेशंस लाती रहती है अक्सर ही। तो उनमें ये होता है कि कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूट या कोई भी व्यक्ति गर्भपात एबॉर्शन नहीं करा सकता है, भ्रूण की हत्या नहीं करा सकता है। और अगर आप कराते हुए पाए जाते हैं या कोई संस्था कराई हुई पाई जाती है गवर्नमेंट के विरुद्ध, तो उस पर धारा 312 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं धारा 354, जब स्त्री की लज्जा भंग करने का प्रयास किया जाता है या हमला करने का प्रयास किया जाता है बल प्रयोग द्वारा, फोर्सिबली, तो उस दशा में उस संबंधित व्यक्ति पर धारा 354 लगाई जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं धारा 354 का, जब कोई व्यक्ति किसी बालक का, किसी स्त्री का या उसका ही यौन उत्पीड़न कोई करता है, यानी कि फिजिकल, ठीक है, फिजिकल जब कोई किसी को परेशान करता है, फिजिकल उसका जब ह्यूमिलिएट करता है उसको, इस तरह से यौन शोषण करता है, तब उस संबंधित दशा में 354 का लगाई जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे धारा 362 अपहरण पर, किडनैपिंग पर। जब कोई व्यक्ति किसी को किडनैप कर लेता है तो उस पर 362 लगती है। नेक्स्ट है आपका 378, जब चोरी होती है किसी संस्था में, किसी घर में, किसी कार्यालय में, तो उस दशा में धारा 378 लगाई जाती है। फिर आते हैं लूट पर, जो कि लगती है 390 पे। डकैती धारा 391, और सबसे इंपॉर्टेंट हम अक्सर ही देखते हैं अपने न्यूज में, पेपर में, तमाम जगह, कि धारा 449 के तहत इस विधायक ने या इस सांसद ने या इस व्यक्ति ने इस संस्था पर, इस संबंधित व्यक्ति पर मानहानि का केस दर्ज किया। अब मानहानि होती क्या एक्चुअली? इससे नाम से स्पष्ट है, मान और हानि। ठीक, मान यानी आपकी रेस्पेक्ट, आपका सम्मान, हानि मीन्स उसका ह्रास होना, लैक होना, कमी होना। मीन्स जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी संस्था का या किसी व्यक्ति का ही सोशल स्टाटा, सामान्य जो उसकी इज्जत है, उसको भंग किया जाता है वास्तविकता से काफी हटके, झूठ प्रोपोगेंडा रच के, तब उस व्यक्ति को अपनी समाज में इज्जत को बचाने के लिए, अपनी
कानून का फायदा उठाना पड़ता है। धारा 449 के तहत उस व्यक्ति पर जो उस पर छीटाकशी कर रहा है, आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, बिना किसी ठोस वजह या सबूतों के अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो व्यक्ति धारा 449 का सहारा लेता है और अपनी इज्जत को बचाता है। आई होप आपको इस सेशन आज का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों परिवारजनों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।